ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार को लेकर के। यहाँ पे सेंटिमेंट कमज़ोर है, ख़राब है या फिर फंडामेंटल ख़राब है, इस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। और ब्रेक पे जाने से पहले प्रकाश दीवान जी बड़ा दिलचस्प बात बता रहे थे कि रिस्क भी देखना है, सिर्फ रिटर्न आपको नहीं देखना है। और जो लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं, रिस्क को दरकिनार करते हैं, वो बड़े नुकसान में रहते हैं। तो रिस्क और रिटर्न में कैसे संतुलन बैठाए, इस पर हम लोग अलग से आवाज़ अड्डा करेंगे। आज हम लोगों ने ये तय भी किया है। लेकिन अभी तत्काल अगर आपके मन में ये उठ रहा हो कि इन सारी चर्चा के बीच में हम करें क्या, हम कहाँ पे जाएं, तो अभय अग्रवाल साहब आपके पास मैं आऊँगा। अभी मैंने सवाल लेके प्रकाश दीवान साहब के पास गया भी था। ये कई सारे सेक्टर हैं, जैसे सीमेंट हो गया, शुगर हो गया, ऑटो हो गया, PSU बैंक हो गया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन कम है। अब कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप पैसा डालना शुरू कर दीजिए, फिर कई बार लगता है गिर जाएगा, थोड़ा सा और गिरने ही देते हैं। जब गिरता है तो ये लोग सोच के चलते हैं, थोड़ा और गिरने देते हैं। जब उठना शुरू होता है तो फिर पछताना शुरू कर देते हैं। तो इन सारे सेगमेंट को लेकर आपकी राय क्या, आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिवाइड करते हैं अपने यहाँ? ये देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मार्केट ना हमेशा हर समय बुल्स और बेयर्स दोनों को डिसअपॉइंट करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि गिरा नहीं मार्केट काफी, वो डिसअपॉइंटेड है। किसी को लगता है ऊपर ज्यादा गया नहीं, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये तो हमेशा ही रहेगी। एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है इन्वेस्टर्स के लिए उसको करना। और मार्केट में लक्ष्मण जी, जो सेक्टर्स हैं अभी भी इन्वेस्टर्स देखिए, किसी भी मार्केट में देखें, वो उन सेक्टर्स पे फोकस रहना चाहिए जहां पे ग्रोथ है, क्योंकि मार्केट में जब रिटर्न बनता है तो वो ग्रोथ जहां पे आती है उस पे बनता है, और वो ग्रोथ जस्टिफाई करता है हायर वैल्यूएशंस को। हमने देखा है इंडिया जैसे मार्केट में, लक्ष्मण जी, 5-10 साल में भी देख लें, बहुत सारे वैल्यू ट्रैप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आपको हिस्टोरिकल मल्टीपल से सस्ते में कंपनीज मिल रही हैं, लीडिंग कंपनीज मिल रही हैं, पर वो सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं है, कंपनीज की ग्रोथ ही नहीं है, तो जो वो मल्टीपल भी है वो भी महंगा है। और ये हमने देखा काफी सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर आप देख लीजिए, एक इतना बड़ा सेक्टर है, साइडवेज गया है। जो लीडिंग स्टॉक्स हैं 5 साल 6 साल पहले जो प्राइस था, मोटा मोटी उधर ही है अभी भी, तो कुछ रिटर्न बना नहीं वहां से, और वो सस्ते ही होते जा रहे हैं 5 साल से। तो हर टाइम ये बनता है कि अब ये सस्ता हो गया इतना कि इसको ले लें, पर अगर ग्रोथ नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को उसमें से कोई रिटर्न बनेगी। कहां पे फोकस होना चाहिए? उन सेक्टर्स पे जहां पे एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्लियर बन रही है, और उसमें जो लीडिंग कंपनीज हैं वो और भी ज्यादा ग्रो करेंगी, सेक्टर से भी ज्यादा ग्रो करेंगी। तो अगर आप एक सेक्टर जिसमें, अगेन मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ओवरवेट है काफी समय से, वो है लार्ज कैप एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। मुझे लगता है फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो काफी साइडवेज कंसोलिडेट हुआ है, रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, पर मुझे लगता है अभी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इंडिया एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्लेयर बन सकता है, स्पेशली यूएस और यूरोप मार्केट के लिए। तो फार्मा में मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की अगले 5 साल के व्यू में। जो जितनी भी सारी कंपनीज, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में। यूएस का जो फेड एफडीए है वो काफी फ्रेंडली और कंसिलिएटरी मूड में है अभी, और मुझे लगता है ट्रम्प जी आएंगे उनके बाद भी वही रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जेनरिक रिक्वायरमेंट है, जेनरिक्स की रिक्वायरमेंट है यूएस में, वो चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे बट वाइड बेस हो। और इंडियन कंपनीज का पोर्टफोलियो, जो प्रोडक्ट लॉन्च का पोर्टफोलियो है, वो भी बहुत जबरदस्त है। मैंने इतना अच्छा पोर्टफोलियो पिछले 5 साल में नहीं देखा लॉन्चेस का। तो फार्मा में मुझे लगता है अच्छी ठीक है। अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो सेक्टर है वो एक करीब 10-12-15 कंपनीज ऐसी हैं लक्ष्मण जी, जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक के एरिया को केटर कर रही हैं, और इसमें भी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है इस समय कि जो इंपोर्ट है इन सब आइटम्स का, सिंपल आइटम्स का, जैसे बैटरी के जो सेल्स हैं, ईवी बैटरीज के, सेंसर्स हैं जो गाड़ियों में लगते हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं जो $1-1.5-2 के जो आते हैं चिप्स, वो, और स्पेस को जो स्पेस टेक या डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की, उसको रिप्लेस करें डोमेस्टिक प्लेयर्स के। तो काफी सपोर्ट है, और उस स्पेस में काफी कंपनीज हैं इंडिया में जो स्केल अप हो रही है बहुत फास्ट, और मुझे लगता है वो अगले 5 साल 50% साल दर साल की रेट से ग्रो करेंगी। तो पर इन्वेस्टर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें ढूंढने में। तो क्लियरली ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मुझे लगता है मार्केट में अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको पर देखना है इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट। कहाँ पे ज़्यादा है, ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा है। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया अनुराग सिंह साहब। ये जो बार बार डर जाते हैं लोग, या फिर ट्रम्प साहब बयान दे के लोगों को डरा देते हैं, तो इस डर का खतरा किस सेक्टर पे ज़्यादा आपको दिख रहा है इंडिया में?
लक्ष्मण जी, एक देखिए, इंडिया का जो अब उससे 4-5 साल पहले जाए, करीब 30 से 40% अर्निंग्स हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर से आती थी, विच इज टेक्नोलॉजी एंड फार्मा। फार्मा के तो अपने अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बट टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग पे अगर ज्यादा कुछ एक्शन होता है तो फिर फर्क पड़ता है इंडियन कंपनीज में। बट इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि वो पड़ेगा नहीं, रादर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव की जगह। इंडिया में कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का तो बड़ा बेस है नहीं कि यूएस में बहुत एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं गुड्स के। सर्विसेज ही होता है, और सर्विसेज पर लोगों की उतनी अभी प्रेशर नहीं है, बिकॉज वन सर्विसेज इज लिटिल मोर हाई स्किल्ड और वो जॉब स्पेसिफिक होता है। तो उस लिहाज से देखें। और तीसरा, तमाम यहाँ के बड़े बैंक्स बोलिए, सब कंपनीज बोलिए, उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में ऑलरेडी बन गए हैं, राइट। अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, इनके बहुत बड़े, मतलब 25-30-40-40 हज़ार के लोग इनके इंडिया में कैपेबिलिटी सेंटर्स में काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक अ कैपिटल फ्रेंडली गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेगी जिससे उसको नुकसान हो। इन अ वे वो भी तो एक कंट्री से, इंडिया से एक्सपोर्ट ही हो रहा है ना सर्विसेज का, बट वो कंपनी टू कंपनी हो रहा है। जेपी मॉर्गन अपने एम्प्लॉयज इंडिया में भी रखता है, यूएस में भी रखता है। तो बहरहाल बातों पर उतना ना जाए। ट्रंप गवर्नमेंट बिजनेस के लिए अच्छी है, बट हाँ, वो यूएस बिजनेस के लिए अच्छी है, लेकिन इंडिया जिस तरह से लैच्ड ऑन है ग्लोबल इकोनॉमी में, इंडिया को उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान उनको है जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेज हैं, वहां पर टैरिफ्स थोड़ा सा असर कर सकते हैं, उनको कॉस्ट ईट अप करना पड़ सकता है। तो दिस इज वन वो याद है बिग कि थिंग। बाकी वहाँ पे शॉर्ट टर्म चलती रहेंगी, हाँ, बट हालांकि ट्रम्प साहब को पिछले अपने टर्म वन में उन्होंने, याद होगा आपको, कि एल्युमिनियम पे, स्टील पे काफ़ी हैवी ड्यूटी लगा दी थी। वो थोड़ा सा बहुत ही निराशाजनक रहा था। और बट अभी तक तो इसमें चाइना पे निशाना उनकी तरफ है, अब इंडिया की तरफ कब घूम जाए रडार कोई जानता है नहीं। नहीं नहीं, वो देखिए लक्ष्मण जी, वो तो बट जैसा मैंने कहा, देखिए चाइना में क्या होता है मेटल्स इंडस्ट्री में, वहां पे वो ज्यादा डिसाइड करता है रियलिटीज वर्सेस, बिकॉज कमोडिटीज में हर कंजम्पशन में 50% चाइना ही कंज्यूम करता है। तो वी शुड लुक एट दैट। बाकी इंडिया शुड बी लिटिल केयरफुल ऑफ दी एक्सेस कैपेसिटी इन चाइना। वो पूरे वर्ल्ड पे डंपिंग होगी अगर वो यूएस में नहीं जा पाई, तो वो एक लार्जर डिस्कशन है। लक्ष्मण जी, एक छोटी सी बात, वो पिछले बार आपने वो एफआईआई का कहा था, उस पर एक हाँ नजरिया हाँ। पॉजिटिव है। देखिए, एफआईआई इंडियन मार्केट में मैटर नहीं करते ज्यादा, उनका फ्लो कितना होता था। आप पूरे मैं तो फिर जूम आउट करके अगर हिस्ट्री देखता हूं तो वही, वो 10 बिलियन, कभी 15 बिलियन, कभी 20, उससे ज्यादा तो कभी गया नहीं है। तकरीबन 10 से 15 बिलियन उनका फ्लो रहता है। कभी हुआ तो कभी 0 ईयर्स भी रहते हैं, राइट। और अगर हिस्ट्री को देखें अगेन 2020 से पहले जाएं तो वो हिस्ट्री बड़ी कॉन्ट्रा है। जब डीआईआईज की बाइंग ज्यादा आती है तो उनकी सेलिंग आती है, और उनकी सेलिंग है तो इनकी उनकी बाइंग आती है। थर्ड इज, जब जीरो रेट्स चल रहे थे, जीरो एफओएमसी रेट्स थे, बॉन्ड यील्ड्स बहुत 1-1.5 पर थी, 2 से नीचे थी, तब पैसा वो तमाम इमर्जिंग मार्केट्स में जाता है। अब बॉन्ड यील्ड ज्यादा है तो वो मार्केट से निकलता है। लेकिन एक 10-12 बिलियन से इंडियन मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, 50 बिलियन का तो इंडिया का डोमेस्टिक फ्लोज है। तो आई थिंक नाउ इंडिया शुड गेट यूज टू द फैक्ट कि कोई बेच रहा है तो बेचने दीजिए, उनका अपना नजरिया है। आप जब खरीद रहे हैं, आप अपना एंगल देखिए कि आपका क्या आउटलुक है, और अगर आपको लगता है कि आपको ग्रोथ मिलने वाली है कंपनीज में और रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो फिर जो बेच रहा है उसका लॉस है। तो माई मैसेज अगेन बैक टू दिस थिंग इज वन, जनरली कोई भी कंट्री जब ग्रो करता है तो एफआईआई मनी उसको उतना हेल्प नहीं करता है। वी हैव सीन चाइना हैज ग्रोन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, राइट। आई अंडरस्टैंड थोड़ा पार्टी में खलल पड़ता है बिकॉज लार्ज कैप्स ही हैं उनके पास, अब हैं तो वो कुछ बेच देंगे, बेचने दीजिए उनको। बट इफ यू आर बाइंग, यू शुड सी व्हाई आर यू बाइंग, राइट। आप अपना देखिए, आपको नहीं लगता आप भी मत खरीदिए और गिरने दीजिए। आई वुड से इंडियन इन्वेस्टर, अगर जो लॉन्ग टर्म, सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है लक्ष्मण जी, अगर इस आज पूरे चर्चा का मैं एक दो बात काम की रखना चाहूं, सिर्फ एक बात, इंडियन एसआईपी इन्वेस्टर्स शुड सेलिब्रेट द फॉल। एसआईपी इन्वेस्टर 20 साल के लिए पैसा लगाता है, अगर आज मार्केट गिरता नहीं है और कई सालों तक हाई वैल्यूएशन पे चलता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान एसआईपी इन्वेस्टर्स को पड़ता है। बिकॉज आपकी, मैंने कैलकुलेशन किया था, वो उसका चर्चा अभी नहीं करूंगा, बट इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल पे पूरा डिटेल लास्ट आर्टिकल है। आपका फाइनल किटी 50% रह जाएगा अगर 10 साल में मार्केट 2030 तक ओवर वैल्यूड चलता है और बाद में अंडर वैल्यूड चलता है।
अगर रिवर्स होता है तो आपकी किटी डबल होती है। तो आप अगर जितना भी फॉल होता है आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, बिकॉज आज अगर फॉल नहीं होता है तो जो ऑलरेडी रिच है वो ज्यादा गेन करेगा। आपका तो शुरुआत हुई है, यू शुड सेलिब्रेट द इस फॉल को सेलिब्रेट करिए, लेकिन वो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग कितने तैयार है इस पे मैं आऊँगा आगे चल के। लेकिन जसप्रीत अरोड़ा साहब, अभी 2-3 इवेंट एक बड़े होने वाले हैं। एक तो फरवरी में बजट आने वाला है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का शपथ ग्रहण होगा, उससे पहले अर्निंग सीजन शुरू हो रही है। तो आपको क्या लगता है मार्केट इन सारे ट्रिगर के बाद अब स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ से थोड़े से अच्छी खबर आने की संभावना बन रही है अभी के माहौल में। और फरवरी में पॉलिसी भी आएगी रिजर्व बैंक की। यस यस यू राइट। तो यस, पॉलिसी एंड क्वार्टर 3 के जो इनिशियल जो रिजल्ट्स आएंगे, बट इंक्रीमेंटली आई थिंक सिंस हम बात कर रहे हैं एंड देयर इज एनफ चैटर ऑन द मार्केट बाय नाउ दैट क्वार्टर 3 विल नॉट बी एज गुड जो पहले उम्मीद थी, राइट। क्वार्टर 3 मतलब जो गिरावट है वो क्वार्टर 2 की गिरावट से कम रहेगी, बट इट्स नाउ seemingly that उतना अच्छा नहीं रहेगा वो जैसे पहले उम्मीद थी। दैट्स वन। सेकंड इज ट्रंप आएंगे, शपथ के बाद वो कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे, और उन्होंने 2017 में भी काफी कुछ किया था, एंड हमने उसका रिजल्ट भी देखा था। दैट इज आल्सो देयर, पीपल नो दैट, एंड दैट्स ऑब्वियसली उस दिन जब करेंगे और रियल में क्या होगा दैट ऑब्वियसली इज अनदर डे। एंड यू सेड बजट, आई थिंक बहुत ज्यादा सी द रूरल एंड और डाउन द पिरामिड जो इम्पैक्ट है मार्केट में, प्लस कीपेक्स में हम जो बहुत पीछे चल रहे हैं। आई थिंक फॉर बोथ रीजंस दे शुड बी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर एंड फोकस। बहुत ज्यादा हिलाने वाले स्टेप्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली बिकॉज लास्ट ईयर ऑलरेडी हम टिंकरिंग कर चुके हैं रेट्स में ऑन रियल एस्टेट एज वेल एज ऑन कैपिटल गेन। सो मुझे on all fronts, I think either it's in the price or there should be only positive news. That's what we believe. And at the end of the day, it's all about, as sir also said, it's all about growth. जहाँ पे भी growth दिख रही है, and we look at 100% growth, earnings growth over a 3-year period. Can that company give a 26% compounding earnings growth over a 3-year period? If yes, तो हम गार्प को, सो कॉल्ड गार्प जो है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, उसको हम थोड़ा भी ग्रोथ एट स्लाइटली मोर देन रीजनेबल प्राइस लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और मैं आप लोगों की बातों को 2-3 लाइन में सम अप करने की कोशिश कर रहा था, लिख रहा था, तो मैंने अनुराग सिंह साहब ने कहा कि इस गिरावट को सेलिब्रेट करिए, ये लाइन मुझे अच्छी लगी, मुझे लगता है इसको हम लोग को रखना चाहिए। और प्रकाश दीवान जी ने कहा कि रिटर्न और रिस्क दोनों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अब रिटर्न रिस्क के संतुलन बैठाना है तो आपको ग्रोथ को देखिए, जहां ग्रोथ की संभावना है वहां पैसा लगाइए। अग्रवाल साहब के सुझाव थे, तो मुझे लगता है ये सारे फॉर्मूला है जिसको आप गांठ बांध करके रखिएगा तो शायद आपको निराशा कम हाथ लगेगी। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।